नमस्कार मित्रों, जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित है हमारी तरफ से। साथ ही कल हम लोग बात कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 के कुछ 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा कुछ कहना सुनना नहीं है, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमारा आपके सम्मुख है। सूची वाले प्रश्न हैं। सूची वाले प्रश्नों में हम देखते हैं एक से पहले तो एक विकल्प ढूंढते हैं, और अगर एक विकल्प हर जगह है कॉमन होता है तो हम दो या तीसरा विकल्प तक जाते हैं, आराम से सॉल्व हो जाता है। कल प्रैक्टिस हुई थी, उसी प्रैक्टिस को आज आगे बढ़ाते हैं। तो पहली पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, दूसरी है गीता रहस्य, तीसरा है नेशन इन मेकिंग, चौथा इंडियन विंस फ्रीडम। तो अगर आप देखें द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। A3 एक ही जगह में मिल गया, A3 कोई और विकल्प नहीं है। A3 गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है, B4 मिल रहा है। ए नेशन इन मेकिंग C1 आपका आराम से कोई विकल्प ही नहीं है, तो C1 वही होगा। और 3 में है, वो 3 जगहों पे है, मिल रहा है एक ही। अगर आपको मान लीजिए ये दोनों नाम न याद होते पुस्तकों से संबंधित लेखकों से, तो आप अगर ए नेशन इन मेकिंग देखते तो 3 जगह है, तो आप आराम से ये तो थोड़ा सा आकलित ही कर लेते कि अब ये ज़्यादा सही है। तो ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। तो इस तरह से ये पहला विकल्प है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन सभी के बारे में। हमारी स्वतंत्रता संघर्ष के बड़े व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, स्वतंत्रता संघर्ष पे लोगों को जोड़ा है, और ये प्रारंभिक दौर के लोग हैं राजनीति में। अबुल कलाम आज़ाद तो आखिरी क्षण तक रहे, बाकी लोग तो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम बात करते हैं इनका लाला लाजपत राय का। इन्हें पंजाब केसरी की संज्ञा दी जाती थी, और पंजाब केसरी कहे जाते थे। और लाल बाल पाल जो त्रिकुट था, गरम दल था, उसके एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता का, विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता का सौभाग्य मिला था, अवसर मिला था। इन्होंने जो साइमन कमीशन गठित हुआ था उसके विरोध में जो है लाहौर मतलब आंदोलन चलाया था, और उसी में इनको चोटें जो लगी थी उस पर भी एक कथन इनका जो बहुत पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि उन्होंने कहा था, चोटिल अवस्था पर भी कहा था कि मेरे शरीर पे जो ये चोटें हैं लाठियों की, ये ब्रिटिश हुकूमत की जो ताबूत होगी उसकी एक एक कील होगी, हमारी एक एक चोटें। और फिर उसके बाद इनका नवंबर महीने में जो है देहांत हो गया था। तो लाला लाजपत राय एक बड़े क्रांतिकारी विचारक थे, हमारी प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से थे। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, आर्य समाज, और भी 2-3 पुस्तकें हैं इनकी, यंग इंडिया वगैरह। तो ये कहानी हो गई पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक उसी गरम दल के नेता थे, और इनको बम्बई में, महाराष्ट्र जो हमारा है आजकल, तो मुंबई में और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों को या स्वतंत्रता संघर्ष को हवा देने या उभारने का श्रेय जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नाम के 2 पत्र भी निकाले थे, और इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। साथ ही साथ इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से पब्लिक को एकत्रित करना शुरू किया था, कि इस गैदरिंग का उन्होंने लाभ उठाया था अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो बाल गंगाधर तिलक, और इनकी मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, वो दिन जब हमारी असहयोग आंदोलन शुरू होता है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित ये कुछ जानकारियां रही आपके लिए। इसी क्रम में आप देखें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी ये जो पुस्तक है, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक पक्के गांधीवादी नेता थे, जो 1940 के कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और गुब्बारे खातिर इनकी एक और पुस्तक है। अब बात करते हैं लास्ट में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो बंगाल के एक प्रसिद्ध नेता थे, और ये नरम दल में थे। लाल बाल पाल तो गरम दल था, ये दादा भाई नौरोजी और ये सब लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग जो है नरम दल के नेता थे। इन्होंने बंगाली नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी, और इनका इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम से एक संगठन था, जो बाद में कांग्रेस में जिसका विलय हो गया था। और ये कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था
में कांग्रेस की नींव पड़ी थी, उस अधिवेशन में इसलिए बंबई में इसलिए नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि इनका जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था उसका भी अधिवेशन कलकत्ता में उस समय चल रहा था। तो ये चारों बड़े नेतृत्व करता रहे हमारे आंदोलन को दिशा दशा देने वाले और प्रारंभिक दौर में आज़ादी की बिगुल बजाने वाले। तो इनकी चर्चा थोड़ी सी हमने आपसे की, आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन आपके सम्मुख है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वप्रथम सीमांत मानव मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ओक सोसाइटी से हैं, लुई ड्यूमा जातीय संस्करण वगैरह का इनका अध्ययन है भारत में, और लुई बर्थ अर्बन हिस्से से जुड़े हैं, अर्बन सोशियोलॉजी से, और रॉबर्ट ई पार्क्स जो है इसके सही उत्तर है। उन्होंने मार्जिनल मैन की संकल्पना दिया था और बताया था कि कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दो संस्कृतियों में के हिस्से हो जाते हैं और अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये रॉबर्ट ई पार्क का कॉन्सेप्ट है जो आपके सम्मुख था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज नहीं, चिक्का कृष्णराज नहीं, देवराज नहीं। चारों लोग देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ दूर के होते हैं, कुछ नज़दीक के विकल्प होते हैं। तो अगर आप देखें कि ये जो मैसूर राज्य था उस 18वीं शताब्दी में चिक्का कृष्णराज वहाँ राजा थे और ये नंजराज इनके वित्त मंत्री जो सरीखे थे और देवराज जो है इनके सेनापति थे, दलवाई थे। बाद में नंजराज राजा बनते हैं और जब नंजराज राजा बनते हैं तो हैदर अली एक सैनिक की हैसियत से सेवा में आते हैं और बाद में इन्होंने डिंडीगुल किले का जो है डिंडीगुल में इनको फौजदार नियुक्त किया। और जब हैदर अली यहाँ फौजदार बने तो उन्होंने सबसे पहला अपना एक काम किया कि दो काम किए। सबसे पहले उन्होंने अपनी वो अशिक्षित थे, सामान्य परिवार से थे, एक सिपाही थे, और फिर जब फौजदार बने तो अपनी अशिक्षा को दूर करने के लिए एक शिक्षक रखा और फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। और उनकी मृत्यु के बाद उनका लड़का शासक बना था और जो आप जानते हैं उनकी लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर अगर आप देखें तो ये हैदर अली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, पर्यावरण हर जगह आता है, हर परीक्षा का अंश है और समझ का थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। और हालांकि फंसाने के लिए प्रयास यहाँ पर कमीशन ने किया है, आपको नहीं है लगा दिया है ना। अमूमन हम लोग है ज़्यादा ध्यान देते हैं, नहीं छूट जाता है या नहीं आ जाता तो एक बार समझने का फिर से क्वेश्चन देखने का प्रयास करना चाहिए और नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण, ये जो वन्य प्राणी है कैसे विलुप्त हो रहे हैं उसके कौन से कारण नहीं है? यानी सबसे पहले हम कारण ढूंढ लें, जैसे हमें कारण का ज्ञान हो जाएगा कि कौन कौन से कारण हैं तो फिर देख लेंगे जो कारण नहीं होगा उसको हम आंसर मान लेंगे। तो यहां पर देखें प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। भाई प्राकृतिक आवास जब इन वन्य प्राणियों का विलुप्त नष्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक है उनके अस्तित्व के लिए संकट हो जाएगा कि वो कहाँ रहें। ऐसी घटनाएं हम लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैकों पे और बस्तियों में ये वन्य प्राणी आ जाते हैं और वन्य विभाग की टीम पकड़ने आती है, नहीं आती है और तमाम दुर्घटनाओं के वो शिकार होते हैं। तो प्राकृतिक आवासों का जो नष्ट होना है वो वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। नंबर 2, जंगलों में आग लगा देना। चूंकि ये वन्य प्राणी है, वन और जंगल है ना, तो अगर वन में या जंगल में आग लग जाएगी तो भी इनका आवास नष्ट हो जाएगा और जब इनका आवास नष्ट हो जाएगा तो इनके अस्तित्व के लिए समस्या हो जाएगी और विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस लहजे में ये भी सही है। तीसरा, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार। तीसरा विकल्प है वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार। देखिए जो सामान्य व्यक्ति है वो तो दाल रोटी तक सीमित है, अपने रोजी रोजगार में ही व्यस्त है, उस किसी तरह अपनी जीवनचर्या चला रहा है। लेकिन जो थोड़े से आर्थिक सामाजिक रूप से उच्च स्तर पे हो जाते हैं तो जिनके पास धन वैभव थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने रहन सहन में तमाम विलसतापूर्ण चीज़ों को समेकित करते हैं, जोड़ते हैं
और उसी में आप देखेंगे फिल्मों में, उसमें हम लोग देखते हैं कि लोग शेर की खाल, कुछ है ना, किसी के सर, कुछ न कुछ जो है विशिष्ट चीज़ अपने बैठने उठने या घरों में लगाते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो कैसे मिलती है? क्योंकि ऐसे प्राणी, इन सब चीज़ों के व्यापार पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। वन्य जीवों और उनके अंगों के व्यापार पर हर तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। जिसके पास मिलेगा जेल होनी ही तय है, ठीक है। लेकिन फिर भी व्यापार होता है और बहुत बहुत पैसा इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो व्यापार होता है वो अवैध व्यापार होता है। तो स्वाभाविक है इस व्यापार में जो व्यापारी हैं वो चाहेंगे कि वन्य जीवों की हत्या हो, उनके अंगों का व्यापार हो, दवाइयाँ इत्यादि भी बनती ही तमाम। तो ये भी जो विकल्प हमारा है, ये भी वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का एक कारण है, बड़ा कारण है। तो अब बचता है हमारा चौथा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। किसी प्राणी की अगर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी तो वो लुप्त कैसे होगा? संभावनाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकती है, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कदापि नहीं है। तो इस लहजे में अगर देखें तो हमारा ये चौथा विकल्प सही है। ब्रिटिश भारत, अगला क्वेश्चन कथन कारण का है और अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। सही है, ये क्वेश्चन सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया था, ये भी सही है। देखें, अगर हम देखें ब्रिटिश भारत में जब उनकी पहली थोड़ी थोड़ी नींव जमी उनकी, तो उन्होंने सबसे पहले इजारेदारी की व्यवस्था का सूत्रपात किया था, प्रारंभ किया था। तो उसमें क्या होता था, ठेके पे दे देते थे, जो ज़्यादा भू राजस्व इकट्ठा करके देगा उसे मतलब दे देते थे ठेका कि भाई आप दीजिए, ज़्यादा बोली लगाता था। ये व्यवस्था ज़्यादा दिन चली नहीं। फिर उसके बाद आप देखें जैसे अस्थाई या इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ, ठीक है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1793 में लागू हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 17, हाँ, तो इसमें जानते क्या हुआ कि इसे जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। और ये जो जमींदारी व्यवस्था है, इसमें क्या होता था, 10/11 भाग जमींदार जो भी भू राजस्व वसूलता था कंपनी को देता था, 1/11 भाग स्वयं रखता था। लेकिन किंतु ये सैद्धांतिक रूप से था, लेकिन ऐसा होता नहीं था, जमींदार अपने लिए भी भरपूर वसूलता था, ठीक है। तो ये चीज रही इसमें। अच्छा, इसमें इस्तेमारी या अस्थाई बंदोबस्त में या जमींदारी बंदोबस्त में क्या था कि भू स्वामित्व जो था वो जमींदार के पास होता था, भू स्वामित्व जो होता वो जमींदार के पास होता था। और ये आप देखें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में विस्तृत था अस्थाई या इस्तेमारी बंदोबस्त। साथ ही साथ वाराणसी के इर्द गिर्द भी के क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसके अलावा ये तो हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई या इस्तेमारी बंदोबस्त। एक और व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो 1792 में लागू हुई थी। वो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो की व्यवस्था थी। वो मद्रास में लागू हुई थी, जिसमें बाद में बम्बई भी जुड़ गया था। इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। किसान से सीधे जो है सरकार भू राजस्व वसूला करती थी, बीच में कोई बिचौलिया या मध्यस्थ नहीं था। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर विस्तृत थी। एक बहुत बड़ा, आधे से एक तरीके से आधा पूरा इसने कवर रखा था। फिर उसके बाद आप देखें कि 1822-24 के दरमियान एक और व्यवस्था हमारे यहाँ हार्ट मैकेंजी की थी। वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव। पूरे गांव को इकाई मान करके लगान निश्चित कर दी जाती थी और गांव के मुखिया के माध्यम से वो लगान जमा की जाती थी। और महालवाड़ी व्यवस्था में जो है जो भूमि का स्वामित्व था वो भी इसी तरह भू राजस्व जो था वो डायरेक्ट वसूला जाता था एक तरीके से, लेकिन मुखिया इसमें होता था। महाल का उस गांव का मुखिया होता था, उसके माध्यम से जमा कराई जाती थी। तो ये देखें, इजारेदारी हो गई, अस्थाई हो गया। और आपका तीसरा था जो स्थायी इस्तेमारी के बाद आया रैयतवाड़ी हो गया और महालवाड़ी। तो 4 अलग अलग व्यवस्थाएं थी जो पूरे भारत में लागू थी। तो बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये बिल्कुल सही बात है। और इससे उनको लाभ क्या था, इसको भी समझ लें।
देखिए वो प्रयोग तो कर ही रहे थे ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूलने का, साथ ही साथ इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। बिल्कुल सही ये बात है, क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति जो थी उसमें जमींदार वर्ग जो क्या था, मध्यम वर्ग था, जो जनता से भू राजस्व वसूल कर ब्रिटिश को देता था, शासन कंपनी को देता था। तो हुआ क्या कि वो जो है उस क्रांति में भाग नहीं लिया, वो तो प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से कि जो है ब्रिटिश की हुकूमत की जीत हो 1857 की क्रांति में। तो सही है, ये विकल्प भी सही है कि वो ये चाहते थे कि जो है अलग अलग जो है कि लोग अलग अलग भागों में बटे रहें, डिवाइड एंड रूल उनका बड़ा फंडा था ही पुराना। तो वो जो है इस लहजे में देखें कथन और कारण दोनों सही है, और ये जो है व्याख्या भी है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला 31वां क्वेश्चन है, प्रश्न है ये आपका, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। रेल संग्रहालय पूछ रहे हैं। चित्ररंजन में पुराना कारखाना, लोग अमूमन भ्रम खा जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैसूर में भी नहीं है, सिलवासा में भी नहीं है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और आप सबसे समझने वाली बात है कि 11 अक्टूबर को पेपर हो रहा है और अगस्त 2020 का प्रश्न है। अमूमन पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा वाला जो स्थिति होती है, तो बिल्कुल नज़दीक का क्वेश्चन है, और इस लहजे में इसका जो उत्तर है ये हुबली है। ठीक है, तो हुबली में है, जो पीयूष गोयल थे तत्कालीन रेल मंत्री, उन्होंने इसका राष्ट्र को समर्पित किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्यकालीन इतिहास का एक बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा निचोड़ का क्वेश्चन है, बिल्कुल फंसा देने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप शासक पढ़े हैं, शासक के साथ उनके दरबारियों का भी थोड़ा थोड़ा, जो विशिष्ट दरबारी है उनका उल्लेख होता रहता है, वो अगर आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। जैसे देखें, फतवा जहादारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकाते नासरी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये किताबुल उल हिंद ये अलबर्नी की पुस्तक है, और अलबर्नी कहाँ थे, महमूद गजनी के दरबार में थे। और अगर महमूद गजनी का कार्यकाल याद होगा तो 1030 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस लहजे में सबसे पुराना ये है। अगर 3 कहीं पहले नंबर पे है विकल्प में, 3 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब हमें एक विकल्प और ढूंढना पड़ेगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की कृति है, और पृथ्वीराज का जो शासन अंत हुआ था वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हो गया था। तो एक तरीके से दूसरा विकल्प ये है। अब देख लेते, 3 2 कहीं मिल रहा है, 3 2 एक जगह हमें दिख गया। फिर भी एक विकल्प से और इसको पुष्ट कर लेते हैं, हालांकि और 3 2 कहीं है नहीं, हम चाहे तो इसको लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, समय बचा सकते हैं। फिर भी फतवा जहादारी भी है ना, ये मिनहाज सिराज की पुस्तक है, और जो गुलाम वंश के शासक थे उनको इन्होंने समर्पित किया था। तो इस लहजे में हमारे ये विकल्प, सॉरी फतवा जहादारी ये नहीं होगा। फिर से देख लें, किताबुल हिंद जो है अलबर्नी की पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। तबकाते नासरी ये मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है। तो अगर आप मिलाना चाहें, 3 2 4 कहीं मिल रहा है, 3 2 4 मिल रहा है, एक को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप है, कहाँ जाएगा, वो है भी। तो हमारा ये विकल्प सही है। आगे बढ़ा जाए। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन जुलाई 2020 का, कि निम्नलिखित में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ। पहला अरब राष्ट्र यानी इससे पहले अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने कोई भी मंगल पर मिशन नहीं भेजा था, ये भी यहीं से निश्चित रूप से समझा जा सकता है। तो अगर आप इसमें देखें, कतर नहीं था, कुवैत नहीं था, सऊदी अरब नहीं था, और इसका विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो ये अमूमन 25 क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा कि 25 मिनट में करिए, 25 से 40 मिनट में करिए। फिर भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे चर्चा हो जाए, खासकर जो पुराने हैं विकल्प हैं, पुराने क्वेश्चन हैं, उन पर तो जरूर विशेष चर्चा हो जाए। हम करंट अफेयर्स के चारों विकल्प पे इसलिए नहीं चर्चा करते कि उन्हें आप देखते हैं, देख लेंगे दोबारा, और उसमें हम जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक।
34वां क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ब्रेक 1 सेकेंड का, पानी पानी। जल ही जीवन है। ठीक, तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पे आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था। तो उस समय जो वहाँ का शासक थे अबुल हसन कुतुब शाह थे, और इनके यहाँ इनके दरबार में मदन्ना और अकन्ना नाम के 2 बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, वो भी हम लोगों को ध्यान में है। तो इसका विकल्प यही होगा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 का ही क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, कि किस पड़ोसी देश ने सोशल मीडिया के लिए, अब बताइए, सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा, कुछ अपने यहाँ भी ऐसा विवाद चल रहा था 2 साल पहले, अगर आप ध्यान दें तो अपने यहाँ भी कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप की, मामला गया था। तो सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने वाला देश हमारा बांग्लादेश है, भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है और म्यांमार भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है बांग्लादेश है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 का है, बिल्कुल नजदीक का क्वेश्चन है। मध्यकालीन इतिहास का एक प्रश्न और है। इस खंड में मध्यकालीन इतिहास का सारे क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन हो गए एक तरीके से देखा जाए। और अमूमन हम लोग ये समझते हैं कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम, मिडिवल हिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा और मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन होते हैं। तो ये सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपकी पकड़ बराबर, तो कहना नहीं जा सकता कि सारी चीज़ें संभव है, लेकिन बेहतर पकड़ होनी चाहिए। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बेहतर रिदम होना चाहिए आपको। तो आइए इस पर विचार करते हैं। अकबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना जाता है, कहा जाता है, और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ये शासक बने थे और बड़ा संघर्ष था इनका अपनी परंपरा प्रथाओं के साथ चलने का भी, और उससे अलग होकर काम कर पाना एक किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उस प्रथा परंपराओं के मानने वाले और उनके जो नियंता होते हैं तत्कालीन, वो लोग सब दबाव बनाते हैं। तो इस लहजे में अकबर से अकबर महान तक पहुंच पाना बड़ी बात है। मध्यकालीन इतिहास में ये दुर्लभ स्थिति है। अकबर पे काफ़ी शोध वगैरह भी होता है। फिलहाल आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 36 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया था। ये सत्य है, उन्होंने एक प्रयास किया था, लेकिन उसमें बाधा तमाम थी। ठीक है, और अकबर ने लड़कियों को, देखिए अकबर महान कहते हैं ना, उदारता झलकनी चाहिए, है ना। तो अकबर ने लड़कियों को, भाई बहुत सख्त आदमी को तो कोई महान कहेगा नहीं, है ना, थोड़ा लिबरल पर्सन को ही महान की संज्ञा दी जाएगी, है ना। तो अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर इसका जरूर प्रयास किया था। ठीक है, तो इस लहजे में अगर हम देखें तो हमारे ये दोनों विकल्प सही हैं, और ये भी सही है, ये भी सही है, और हमारा आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 22 जुलाई का। ये आयोजन हुआ था इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 2 हैं और कूट 4 हैं। 2 कथनों में से किसी एक कूट का चयन हमें करना है। माइनस मार्किंग आप जान रहे हैं कि पहले का जमाना तो रहा नहीं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अब जो भी परीक्षाएं आयोजित कर रहा है उसमें माइनस मार्किंग अनिवार्य रूप से है। तो थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं। फिलहाल देखें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तो बिल्कुल रट के जाते हैं करंट अफेयर्स बेहतर होता है, जल्दी से समझ में आ जाता है। एक निगाह पेपरों के माध्यम से, फिर जो पत्रिकाओं के माध्यम से, और अब तो सोशल मीडिया पर भी तमाम मंच बने हैं जिसमें करंट अफेयर्स डेली हमको मिल जाता है। आगे देखते हैं। अपने इस चैनल पर भी हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम रखेंगे। समय की अभी तक रात 9 बजे चल रहा था,
उसको बदलने का हो रहा है। आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कि कब उचित रहेगा लाइव करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, या फिर रिकॉर्ड करके डालने का सही रहेगा, या लाइव चलाया जाएगा। अभी तक लाइव 9 PM रात में चलता है संडे को, तो आप उसमें सब जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई को आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ वस्तुतः भी लगा दिया है, ये बिल्कुल सही है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इसका आयोजन किया था। दूसरा विकल्प है, इसका थीम था भारत का सशक्तिकरण। कभी नहीं, जब दो देश मिलकर कोई बैठक करे, कोई काम करे, तो आप अधिकतर तो यही होता है कि दोनों अपने लाभ को साधते हैं। नहीं, दो लोग क्यों बैठेंगे अकेले, फिर आदमी विचार करेगा। और स्वाभाविक है कि अगला आएगा आपके विकास की बात करेगा तो उसका भी विकास कहीं ना कहीं छुपा है। ठीक है, तो इस लहजे में अगर आप देखें तो ये गलत है। बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर था। कोरोना काल के बाद की स्थितियां थी जुलाई की, जब लॉकडाउन विश्व में धीरे धीरे खुल रहा था। उन स्थितियों में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसका ये थीम था, न कि भारत का सशक्तिकरण। कभी भी कोई, और भी अमेरिका जैसा बड़ा देश, बड़े बड़े देश या बड़े लोग हमारे यहाँ सोसाइटी में कहा जाता है ना कि वो अपने विकास को पहले केंद्रित करते हैं, अपने विकास को पहले, अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं। तो इस लहजे में अगर आप देखें तो हमारा ये विकल्प सही है। ठीक है, और यही सबसे उपयुक्त विकल्प है भी है। मध्यकालीन, इस खंड में मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन भरपूर हैं। सूची 1 है, सूची 2 है, और कूट का चयन करना, पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अगर आप देखें, दीवाने तन, मुस्तारफी, मुसारिफ और वाकिया नवीस, वाकिया नवीस यहाँ से पकड़ा जा सकता है। जैसे हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो कोई चर्चा होती है, विमर्श होता है, तो उसमें कभी कभी लोग, अरे वाह क्या वाकिया सुनाया आपने, क्या वाकिया सुनाया, मतलब खबर आप कैसी ले आए। हाँ, तो वाकिया नवीस जो हमारा है वो क्या है, घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला व्यक्ति है। D2 कहीं दिख रहा है, अरे वाह एक ही जगह है, समय बचना तय है। फिर भी एक और देख लेते हैं, D2 कहीं है नहीं। मान लीजिए कि हम वाकिया नवीस उस समय भूल रहे हैं कि वाकिया नवीस क्या होता है, हमने एक आकलन लगा दिया, एक आंकड़ा लगा दिया, या तुक्का जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब दीवाने तन भी एक शब्द है यहाँ। देखिए शब्द जो होते हैं वो शब्द अपनी कहानी कह देते हैं, शीर्षक से पता चल जाता है वो क्या है, बस हमें उस भाषा का ज्ञान रहे। ठीक है, दीवाने तन वेतन, दीवाने तन को वेतन से मिला दिए, जागीर और वेतन का देखना। अब सी बचा, ये हो गया आपका A3। अगर A3 भी मिल रहा है, ये A3 मिल रहा है, A3 मिल गया, D2 मिल गया, तो अब बचा क्या, B4 मुस्तारफी। मुस्तारफी कौन है, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता, है ना। मुस्तारफी कौन होगा, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला। और मुशरिफ बचा हुआ, मुशरिफ वो अकेला है कार्यालय को संभालने के लिए, कार्यालयों में जो होते हैं संभालने के लिए, वो मुशरिफ हो गए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा ये विकल्प सही है। और हमेशा याद रखिए वाक्य, इन सब चीज़ों को क्या होता है कि कोई दो हटा देंगे, कोई एक हटा देंगे, फिर ये कहीं ना कहीं टकराते हैं। ऐसे क्वेश्चन, खासकर मैचिंग के क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं टकराते हैं, तो इन पर भी निगाह रखनी चाहिए। आइए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 29 जुलाई का क्वेश्चन, बिल्कुल निकटस्थ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया। अनुमोदन, तो एक बारगी राष्ट्रीय विधि से हो सकता है कि आप विचलित हो, लेकिन विचलित ना हो, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और प्रयागराज में झलवा जो क्षेत्र है स्टेशन के उस पार वाला, है ना, तो उधर ही ये विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो ये चूंकि जुलाई जो भी क्वेश्चन 19 और 20 के क्वेश्चन है, वो 20 का क्वेश्चन तो एक भाई ये जुलाई 20 का है, और जुलाई 20 से पहले परीक्षा हो जानी नहीं, एक साल के दायरे में है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूछा जा सके। मध्यकालीन इतिहास का एक प्रश्न और, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ये नहीं आ गया भाई,
सुमेलित कौन कौन सा है उसको देख लें। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, और अजमेर में इनका है जो भी है दरगाह वगैरह जो भी आप लोग कहते हैं कहा जाता है, तो ये सुमेलित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में है इनका। दौलताबाद कहाँ? वही दिल्ली के बगल वाला दौलताबाद। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये दरअसल शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक काल में, तो उस दरमियान ये दौलताबाद चले गए थे, और इनका वहीं आखिरी मृत्यु हुई, तो वहीं इनका वो है कब्र है या मज़ार है जो भी कहते हो। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, इनका भी सही है। चौथा विकल्प है शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए क्वेश्चन उठा कहाँ से है, कैसे उठा है, समझने का प्रयास करें। लॉकडाउन के पीरियड में निजामुद्दीन औलिया का जो स्थल है दिल्ली का, है ना, मज़ार दरगाह जो भी कहते हो दिल्ली का, तो वो चर्चा में था। अब उससे उठा करके, है ना, वो कर लिया। तो इस लहजे में देखें ये दिल्ली में है, तो ये विकल्प हमारा, ये हमारा मैच नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है, तो हमारा ये उत्तर होगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक तरीके से ये भी हैं, बिल्कुल वही पूछा है, बहुत चर्चा में था, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा। कर्नाटक द्वारा नहीं, महाराष्ट्र द्वारा नहीं, यूपी द्वारा नहीं, हरियाणा द्वारा। ये चौथा ही था, ठीक है, चौथा वर्जन था है जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो करंट अफेयर्स पे बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक और प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो फिरोज शाह जो तुगलक शासक थे, उन्होंने कृषि के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए थे, तो उन्होंने उनकी जो पुरानी नहर थी उसको पुनर्जीवित करके जो किया गया था, वो इसमें आपका नहर ए आगरा नहीं है, नहर ए बिस नहीं है, शेख नहीं है, ये सहाब नहर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ बी विकल्प सही है, सहाब नहर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब, पूछा कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित, कहाँ पे? न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक, ये क्या है? नैस्डैक शेयर बाजार सूचकांक, नैस्डैक है ना, शेयर बाजार से जुड़ा शब्द है। बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब है। देखिए भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना अगर कोई फुटबॉल क्लब है तो वो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, और उसी को ये सम्मान दिया गया था। इस फुटबॉल क्लब की स्थापना 1879 में हुई थी। तो बिल्कुल अब आप परेशान न हो, न ईस्ट बंगाल, न चर्चिल ब्रदर्स, न बंगलुरु फुटबॉल क्लब, बल्कि सीधे सीधे मोहन बागान क्लब। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए मध्यकाल से एक क्वेश्चन और आ गया। निम्नलिखित में से किताब ए नौ रसों की बात है। रस छंद अलंकार कविताओं में, पुस्तकों में है ना जो होती हैं, उसमें देखा जाता है रस छंद अलंकार के माध्यम से उनकी अच्छाइयाँ मापी जाती हैं, गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। तो किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था अली आदिल शाह नहीं, कुली कुतुब शाह नहीं, अकबर द्वितीय नहीं, बल्कि इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, और आज के दिन से ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से जुड़ा है। किताब ए नौरस में जो है फारसी में संभवतः थी इनकी ये पुस्तक, और इसमें इन्होंने जो है उसका ये जो प्रारंभ किया था वो सरस्वती वंदना से, सरस्वती जी के लिए शब्द लिखे थे कि आपकी कृपा से मुझ में जो है मेरा उद्धार हो रहा है, जो भी कह लें। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब नौरस लिखी थी, और इसमें 59 कविताएं थी और 17 दोहे थे। ठीक है,
तो ये किताब है नवरस, रस छंद अलंकार वाली वही पुस्तक है। ठीक है, तो हमारा विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बहुत चर्चित था। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020, ये भी इस साल के लिए भी 21 के में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी चर्चित प्रश्न रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये जुलाई के बाद का है, कम से कम एक साल का दायरा तो बनता है। जून में अगर प्रतियोगी परीक्षा ये होने वाली है तो पूरा 20 कवर करिएगा और 21 को भी। पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को है ना। 8 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी आंदोलन से जुड़ा हुआ ये दिन है। खैर आगे इतिहास में जाके यहीं रहते हैं हम लोग। तो यह गाजियाबाद और हावड़ा के बीच नहीं था। ठीक है, नासिक और नई दिल्ली के बीच नहीं था, नासिक और अहमदाबाद के बीच नहीं था, ये था देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सही है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, 45 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन के बाद आज की ये क्रम यहीं पर विराम देंगे इसको, और कल फिर इसी समय हम उपस्थित होंगे अगले 25 क्वेश्चनों के साथ। तो 25 क्वेश्चन प्रतिदिन करते चलें और उससे संबंधित विभिन्न चीज़ें हम लोग फिर से समझते चलें। करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में, यूपी के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस है ये मिट गया है, खैर आप यहां देख सकते हैं, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया। आगरा नहीं, देवरिया नहीं, बलिया नहीं, बल्कि मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले का 96 ब्लॉक है एक। ठीक है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी के ही सही संलग्न है। तो उस 96 ब्लॉक में दादर कला या दादरी कला करके एक गांव है, वहाँ पर इमैनुअल मैक्रा जो वहाँ के फ्रांस के थे और फ्रांस से थे, और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तो वहाँ पर योगी जी भी थे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए। तो वहाँ पर जो है ये यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहा था, उसी सिलसिले में वो लोग आए थे। ये हमारा मिर्जापुर सही है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन कम बचे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन को तो हमने कम चर्चा की, कुछ पे ज़्यादा की, जैसा भी आपके सम्मुख है। आप सुझाव अपने दे सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से कि कैसे क्या किया जाए, इसमें क्या घटाया जोड़ा जाए। करंट पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन पे, लेकिन इस पर करंट पे करेंगे क्योंकि करंट में वो चीज़ें हैं जिनका इतिहास है कुछ, और जो विभिन्न परीक्षाओं के में विभिन्न पक्षों से जो जिनके विभिन्न पक्ष पूछे जा सकते हैं। तो ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020, यही पहले सम्मेलन और स्थान हमें मिलाना था। सुमेलित है नहीं बल्कि सुमेलित नहीं है। तो ईस्ट एशिया सम्मेलन अगर देखें तो ये नवंबर 2020 में हुआ था और सिंगापुर में न होके हनोई में हुआ था। ठीक है, और ईस्ट एशिया सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि ईस्ट एशिया सम्मेलन मलेशिया के जो पीएम थे 1991 में मोहम्मद महाथिर जी ने जो है इसके लिए प्रयास किया था, एक क्षेत्रीय शक्तियों को एक साथ एकजुटता बनाने के लिए, जो क्षेत्रीय राज्य थे या राष्ट्र कहेंगे यहाँ पर, राज्य न करके। खैर ईस्ट एशिया सम्मेलन वहीं उसी की उन्हीं के प्रयासों से धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। तो ईस्ट एशिया सम्मेलन जो 2020 का था वो नवंबर में हुआ था और वो सिंगापुर में न होके नोई में हुआ था। आप देखें कि उस समय तो ये अक्टूबर यानी होने वाला था ना। और G20 सम्मेलन विकसित और विकासशील दोनों देश हैं इसमें। G20 सम्मेलन में विकसित और विकासशील दोनों देश हैं। ये 2019 में ओसाका में हुआ था, ओसाका जापान का शहर है। ठीक, अगला G7 सम्मेलन 2019 ये बियारिज में हुआ था, ये फ्रांस का शहर है, सही है। और G7 के बारे में थोड़ा समझ लें, बड़ा अनौपचारिक संगठन है G7, जिसमें कोई चार्टर नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विश्व की जो इसका प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक में, जो परिस्थितियां हुई थी, तेलों के दाम वगैरह बढ़ रहे थे, तमाम समस्या जो 1970 के दशक में थी, तो फ्रांस के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति की अगुवाई में 1975 में 6 सर्वाधिक विकसित देश जो थे, औद्योगिक देश थे, उन्होंने इसको संगठित किया था। बाद में कनाडा इसमें शामिल हो गया और रूस, तो ये G8 हो गया था।
G8 हो गया था, किंतु 2014 में रूस का क्रीमिया का जो प्रकरण था उससे G8 ने रूस को, इस समूह ने रूस को निलंबित कर दिया और अब ये G7 है। तो ये सही है, G7 बियारिज फ्रांस में हुआ था। और ये ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 ये बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। और अगला सम्मेलन जो 2021 में जिसमें हम लोग हैं, ये बंदरसेरी बागवान में होगा। ईस्ट एशिया सम्मेलन बंदरसेरी बागवान में होना प्रस्तावित है। तो इस लहजे में देखें तो हमारा ये विकल्प जो है सुमेलित नहीं है और ये सही है। 48वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। जनवरी में ही ये घोषणा हुई थी कि भारत के 10 ऐसे विशिष्ट स्थल थे जिनको रामसर कन्वेंशन के दायरे में लाया गया था। सबसे पहले रामसर को समझ लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। ठीक है, रामसर साइट्स क्या हैं। तो 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, जो वेटलैंड्स हैं, नम भूमियां हैं, उनके संरक्षण के लिए जो है एक अंतर सरकारी समझौता हुआ था, जिसमें फरवरी 1982 में भारत इसका हिस्सा बना था। और तब से भारत जो भी वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत है। तो जनवरी 2020 में भारत के 10 शहरों को जो है रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर स्थल घोषित किया गया। उनके संरक्षण के प्रयासों को और बढ़ाया गया, सामान्य प्रयासों से बल्कि को बंद करके न कह के विशिष्ट प्रयास कहेंगे कि जब रामसर साइट घोषित हो गए वो, तो उसमें अगर यूपी में देखें तो 6 थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हैं। हम्म 49 है आपका। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? तो यूपी में आप हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आप हैं? नहीं। बिहार में नहीं। ये छत्तीसगढ़ में होता, उस समय बड़ा चर्चा में था। करंट अफेयर का क्वेश्चन कई जगहों पे, ये तमाम जगहों पे वायरल हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत, समय की मांग थी कि लोक अदालतें भाई बंद हैं कोरोना के नाते, तो पहली ई लोक अदालत थी जिसमें इंटरनेट के माध्यम से सुनवाई वगैरह प्रारंभ हुई थी। तो ये छत्तीसगढ़ इसका उत्तर है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद आपकी मैथ की क्लास 8 बजे से होगी ऑनलाइन। 8 से 10 रीजनिंग की क्लास होगी 2 घंटों की। जो विभिन्न प्रतियोगी, खासकर पीसीएस, आईएएस और एक दिवसीय सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन होगा उसमें। और हमारे सर भी बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सभी के प्रेरणास्रोत है प्रशांत सर। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये है, निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? है नहीं? नहीं है। अगर है देखेंगे तो है और नहीं में अमूमन लोग गलती कर जाते हैं। तो परीक्षा के जो हाल होते हैं उसका जो प्रेशर होता है उनको यही डूब देता है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए हम सभी से। वो हम सभी से कह रहे हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अगर आप देखें कि ये क्वेश्चन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का लगभग 4-5 साल से ये बराबर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में बना हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े रहेंगे। नहीं है तो फिर देखिए, नागा परिवार जो है, नागा परिवार में नागा जो जनजाति है नागालैंड की, उसमें आगामी नागा, रेशमी नागा दो बहुत चर्चित हैं, है ना। तो अगर आप आगामी नागा, रेशमी नागा को याद कर लेंगे तो ये आप यही पकड़ लेंगे कि कौन नहीं है। तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाए जाते, बल्कि नागालैंड में पाए जाते हैं। और हालचू है, ओंजे है, सैम्पेन और जरवा, ये सब तो हैं ही। तो ये आपका विकल्प बी सही होगा इसमें। ठीक है, इस तरह से आज हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए। गति भी मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आवाज़ भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और निरंतर सुधार होगा, आप लोगों के साथ रहेगा। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अपने कमेंट से बताएं कि इसमें क्या सुधार हो, कैसे क्या आप और चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।